हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11वीं क्लास की फिजिक्स में रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे घूर्णन त्रिज्या, इंग्लिश कहते हैं इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन, और इसका दूसरा भी नाम है, इसको परिभ्रमण त्रिज्या भी कहा जाता है। तो ये त्रिज्या कौन सी होती है और उसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है, इसका क्या मात्रक होता है, इसका क्या विमित सूत्र है, और ये घूर्णन त्रिज्या किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये सब कुछ आज हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि डिफिनीशन हमने इसकी लिख रखी है, इस डिफिनेशन समझना है। डिफिनेशन तो आसान है, लेकिन इसको जरा समझ में आ जाए तो आसान लगेगी। तो घूर्णन त्रिज्या का मतलब होता है जब कोई वस्तु या पिंड घूर्णन गति कर रहा हो तो हम उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। और जड़त्व आघूर्ण अलग अलग पिंडों के लिए अलग अलग होता है, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर छान का जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं तो उसका अलग जड़त्व आघूर्ण होगा, गोले का निकाल रहे हैं उसका जड़त्व आघूर्ण अलग होगा, अगर उसमें भी अगर खोखला गोला है तो अलग होगा जड़त्व आघूर्ण। इस प्रकार जड़त्व आघूर्ण सब पिंडों के अलग अलग होते हैं, और घूर्णन की पोजीशन बदल जाने से भी जड़त्व आघूर्ण का मान बदल जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मान लेते हैं अगर कोई पिंड, एक सामान्य सा मान लेते हैं, कोई सा एक पिंड है, किसी भी आकृति का है ये, और इस पिंड को हम इस अक्ष के परिधि घुमा रहे हैं। इसका पूरा द्रव्यमान है m, लेकिन इससे मिलकर के बना होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। तो मान लेते हैं इसका एक कण है यहाँ पर, जिसका द्रव्यमान है m1, जिसकी गुणन से दूरी है r1। एक दूसरा कण है m2, इसकी गुणन से दूरी है r2। एक तीसरा कण है m3, इसकी गुणन से दूरी है r3। ऐसे करके बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है। मान लेते हैं इसमें n कण है, मान लो nवां कण यहाँ पर हो गया mn, गुणन से दूरी है rn। तो इस पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है ये हम लोग निकाल चुके हैं। जड़त्व आघूर्ण कैसे निकाला जाता है, सभी कणों का जड़त्व आघूर्ण निकालो और सबको जोड़ दो। तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, ये जरा देखो, I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस n समान mn और rn स्क्वायर। अगर m कण है तो m कणों का जड़त्व आघूर्ण निकालें और सबको जोड़ देंगे। ये जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया। एक तरीका और भी सोचा गया कि अगर हम इस पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालना हो तो हम इस पूरे पिंड का द्रव्यमान, जो देखिए सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हम किसी एक बिंदु पर केंद्रित मान लें, इस बिंदु पर मान लें पूरा जो द्रव्यमान है, जो टोटल द्रव्यमान कितना होगा, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 जितने पार्टिकल्स हैं सबके मास को जोड़ेंगे, द्रव्यमान को जोड़ेंगे, इस बराबर हो जाएगा, पूरे पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। वो द्रव्यमान हमारा यहाँ पर इकट्ठा हुआ मान लिया जाए। ये रैंडमली कोई पॉइंट हम लेते हैं, कहाँ पर लेना है, यही एक महत्वपूर्ण चीज है कि इस पूरे पिंड का जितना भी द्रव्यमान है किसी एक बिंदु पर केंद्रित मान लें और उसको कहाँ पर माने, जिसकी गुणन से लंबवत दूरी इतनी हो कि, हम दूरी उसको कितनी मान लेते हैं कि, जहां पर इस पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना है, उस केंद्रित बिंदु से इस गुणन से दूरी इतनी माने कि इस दूरी का वर्ग का गुणा, दूरी के वर्ग का गुणा उस पिंड के द्रव्यमान से करा दिया जाए। यानी पिंड का द्रव्यमान अगर m है तो अगर हम जो दूरी ली गई है जहां पर इसको केंद्रित माना है, अब ऐसे इधर उधर नहीं मानेंगे, इतना मानेंगे, इतना मानेंगे या इतनी दूर मानेंगे, इस जो पिंड माना है हमने, मतलब उसका द्रव्यमान जहाँ माना है, जहाँ केंद्रित द्रव्यमान माना, इतनी दूरी मानेंगे, इस दूरी इतनी हो कि इसके वर्ग का गुणा अगर पिंड के द्रव्यमान से करा दिया जाए तो वो इस I के बराबर इसकी वैल्यू आएगी, यानी इसके पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए, जितना हमने अलग अलग कणों का द्रव्यमान मान करके जड़त्व आघूर्ण निकाला था। तो ऐसी दूरी को हम लोग कहते हैं घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर हम दो तरह के जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं, एक तो अलग अलग कणों का जड़त्व आघूर्ण निकाल करके सबको जोड़ दें, उतना ही जड़त्व आघूर्ण अगर हम
संपूर्ण पिंड को के द्रव्यमान को एक ऐसे बिंदु पर इकट्ठा हुआ माने जिसकी गुणन से दूरी इतनी हो कि उस दूरी के वर्ग का गुणा पिंड के द्रव्यमान से करा दिया जाए तो उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकल आए उस अक्ष के परितः, जितना कि पहले निकला था अलग अलग कणों को मान करके। तो ऐसी दूरी को हम लोग कहते हैं गुणन त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि यदि किसी पिंड के समस्त द्रव्यमान को ऐसे बिंदु पर केंद्रित माना जाए जिसकी गुणन से लंबवत दूरी इतनी हो कि इस दूरी के वर्ग का गुणा पिंड के द्रव्यमान से किया जाए तो उस पिंड का उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए, तो इस दूरी को पिंड की गुणन त्रिज्या कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित किया जाता है। तो मेन इसका जो फार्मूला आपका याद रखना है I = mk², ये मेन फार्मूला है। यहां से अगर K की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, जरा ध्यान दो। K निकलेगा √I/m, यहाँ पर है पिंड का समस्त द्रव्यमान है, हमने ऊपर लिख भी रखा है पिंड का समस्त द्रव्यमान। ये जो I है I/m है, ये पिंड का समस्त द्रव्यमान m है, ये ठीक है ना। तो ये K = क्या लिख सकते हैं हम लोग I/m, यानी इसके दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि पिंड का जड़त्व आघूर्ण जितना होगा उस अक्ष के परितः और पिंड का द्रव्यमान होगा उसका दोनों का जो अनुपात का वर्गमूल जो होता है उसे हम गुणन त्रिज्या कहते हैं। तो K = I/m या फिर I = mk², कोई भी फार्मूला आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? मतलब इस तरीके से आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन थी जिसको आप समझना था कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या है। समझ में आ गया? अब जरा इसके कुछ और भी उस पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब ये तो देखो, इसका अगर हम अलग अलग कणों के लिए ये इसका गुणन अक्ष है, इस अक्ष के परितः पिंड घूम रहा है, ठीक है। अगर हम K की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये जरा I की वैल्यू यहाँ पर रखो, √m1r1² प्लस m2r2² प्लस एंड सो ऑन mnrn² अपॉन कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अगर हम ये मान लें यदि प्रत्येक कण का द्रव्यमान m, अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात m1 = m2 = m3 एंड सो ऑन बराबर इसके मान लेते हैं mn, जितने पार्टिकल्स हैं सबका जो मास है वो किसके बराबर मान लेते हैं, सबका इक्वल मास है वो m है थोड़ी देर के लिए। तो होगा क्या, और देखो अगर n पार्टिकल्स हमने लिए हैं, भाई n पार्टिकल्स लेकर चले, Rn लिखा है Mn लिखा है, इसका मतलब n पार्टिकल्स इस पिंड में है, तो इसका मतलब जो पूरा जो पिंड का द्रव्यमान है, m क्या था यहाँ पर, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान है, तो संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान कैसे लिखा जाएगा, m एक कण का द्रव्यमान इंटू n कणों की संख्या, अगर गुणा कर देते हैं तो पिंड का कुल द्रव्यमान आ जाएगा। n है कणों की संख्या, m है एक कण का द्रव्यमान, हमारा है तो पिंड का द्रव्यमान कितना हो गया, हम लोग m लिख सकते हैं कितना। ये जरा चीज, ये दोनों कंडीशनें ऊपर लगाओ, तो K = क्या लिख सकते हैं, √m जब सभ्य हो जाए उसको m को बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है r1² प्लस r2² प्लस एंड सो ऑन rn² अपॉन m की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, m × n। m देखो m और m में डिफरेंस है, m संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान है और स्मॉल m जो लिखा गया है वो है एक कण का द्रव्यमान।
अब देखो m से m ये कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू आ जाता है k इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन rn स्क्वायर अपॉन n। ये जो वैल्यू निकल करके आई है, ये जड़त्व आघूर्ण और टॉपिक में ये जो गुणन त्रिज्या है उसका फार्मूला है। k इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर, ऐसे जितने भी पार्टिकल सबको जोड़ेंगे बटे n, जितने भी पार्टिकल उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये r1 r2 क्या है, ये कणों की गुणन से दूरियां हैं, कणों की गुणन से दूरियों के वर्ग का औसत मान का वर्गमूल है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इस चीज को अगर r1 प्लस r2 प्लस r3 लिखा होता, फिर सबको जोड़ करके n से डिवाइड करते जितने पार्टिकल्स थे, तो क्या कहा जाता है, दूरियों का माध्य है, औसत निकाला गया है। लेकिन जो स्क्वायर का माध्य निकाला गया है जिसको लोग वर्ग माध्य कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, k का मतलब क्या हुआ, k इक्वल टू लिखा जा सकता है घूर्णन अक्ष से कणों की दूरियों का वर्ग माध्य मूल मान होता है। यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग, RMS वैल्यू, इसको क्या कहते हैं हम लोग, RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दूसरी चीज इसके और बारे में जानते हैं, इसमें टर्म आपको कि ये k किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो और इसका मात्रक क्या होता है इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम बताते हैं। k इक्वल टू फार्मूला हमारे पास मेन जो परिभाषा डिफिनेशन क्या है, I अपॉन, ये मेन फार्मूला आपको ध्यान रखना है। इससे आपको कुछ बातें निकालनी है, यानी गुणन त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है। दूरी है ये, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। आप यूनिट निकाल सकते हो, आई की यूनिट लिखनी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम, किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर वर्गमूल के बाहर आएगा तो मीटर आ जाएगा। तो ये यूनिट ले सकते हैं। गुणन त्रिज्या का विमीय सूत्र L का, दूरी है तो क्या हो जाएगा L, या इसको लिखने का तरीका अलग अलग है, m की घात 0, l की घात 1, t की घात 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो गुणन त्रिज्या विमीय सूत्र हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल। और दूसरी चीज महत्वपूर्ण चीज ये है कि गुणन त्रिज्या, देखिए यहाँ पर सूत्र के हिसाब से गुणन त्रिज्या I पर निर्भर करता है, और I निर्भर करता है गुणन अक्ष की पोजीशन पर। गुणन अक्ष की पोजीशन बदल जाएगी तो I का मान भी बदल जाता है। तो I का मान जब बदल जाएगा तो K का मान बदल जाएगा। इसका मतलब K जो गुणन त्रिज्या है, इसकी किसी पिंड के लिए फिक्स वैल्यू नहीं है, वो गुणन अक्ष की पोजीशन पर निर्भर करता है। अगर पोजीशन बदल जाए गुणन अक्ष की तो गुणन त्रिज्या भी बदल जाती है। तो गुणन त्रिज्या का मान घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर
करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गुणज की स्थिति पर निर्भर करता है। गुणज किस पर निर्भर करता है? जड़त्व आघूर्ण पर। जड़त्व आघूर्ण का चेंज तो के का मान भी चेंज हो जाएगा। इतनी बात तो आपको ध्यान रखनी है ये। और उसके बाद अगर ये प्रश्न आ जाए कि जैसे अगर कोई क्षण है, देखो प्रश्न ये आ रहा है कि अगर क्षण अगर अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूम रही है तो उसका बताओ, उसका उसकी गुणन त्रिज्या कितनी होगी। जैसे मान लेते हैं एक क्षण हमारे पास है, क्वेश्चन कर लिया जाए, ये क्षण है और ये हमारा घूर्णन अक्ष है, इसके परितः घुमा रहे हैं। क्षण की लंबाई कितनी है? L, और इसका जो मास है वो M। तो I की वैल्यू कितनी होगी बताओ? I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I इक्वल टू, अगर घूर्णन द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है तो उसका गुणन, ये जड़त्व आघूर्ण इसका होता है mL²/12, ये तो होता है। अब कहा जाए इसकी बताओ इस क्षण की घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी। तो क्या तरीका होगा कि हम इसके इस पूरे मास, जिसका पूरा क्षण का द्रव्यमान है m, उस पूरे द्रव्यमान को किसी एक दिन पर केंद्रित मान लो। ये मान लो पूरा m कहाँ है? यहाँ, और उसकी दूरी कितनी है घूर्णन से की। तो इसका मतलब अगर जिस बिंदु पर केंद्रित मान लो, ये पूरा मास जो है यहाँ पर केंद्रित हो गया। क्षण का टोटल मास कितना था? m। ये बिंदु हमने मान लिया m है, यहाँ पूरा मास केंद्रित मान लिया हम लोगों से। तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह, लेकिन गुणन त्रिज्या को डिफाइन करने में क्या माना हम लोगों ने कि पूरे मास को एक बिंदु पर केंद्रित मान लो जिसकी गुणन से दूरी है k। और अगर इस, तो इसका जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे हम लोग? तो जड़त्व आघूर्ण निकालने का तरीका ये होगा I इक्वल टू mk²। इस तरीका है, ये हमने, ये मेन फार्मूला है, ये हमने रेडियस ऑफ जाइरेशन के साथ से जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया। फिर दोनों को कर देते हैं इक्वल, यानी mk² इक्वल टू mL²/12, m से m कैंसिल, k² इक्वल टू आ जाएगा L/√12, इक्वल टू L/√12। या इसको लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी k इक्वल टू इतना हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू L/√2 लिखा जा सकता है 2√3, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये k की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर इस तरीके का चित्र बना हुआ है कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले इसके परितः बताओ घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी, तो k इक्वल टू L/2√3। अगर यही अगर अक्ष यहाँ होता, किनारे यहाँ इंड पॉइंट पर, अब बताओ यहाँ कितनी घूर्णन त्रिज्या होती? पोजीशन बदल गया, इसका मतलब जड़त्व आघूर्ण बदल जाएगा। क्या हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण? देखो तब क्या होगा जड़त्व आघूर्ण mk² इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम लोग? अगर इसकी पोजीशन चेंज हो जाती, गुणन यहाँ हो जाता तब, तो जड़त्व आघूर्ण कितना होगा बताओ? mL²/, ये सब कुछ हम लोग डिराइव कर चुके हैं पिछले वाली क्लासों में कि जब क्षण का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, किस अक्ष के परितः होता है। तो अगर इन सिरे पर अगर गुणन अक्ष है तो उसका आघूर्ण होता है mL²/3। अगर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है तो mL²/12। अब दोनों को इक्वल किया जाता है, तो यहाँ से हम जब कैसे हो जाएगा, k इक्वल टू कितना आ जाएगा? L/√। इस तरीके से जो आप देखो पोजीशन गुणन अक्ष के सब क्षण वही था, मास वही, लेंथ वही, सब कुछ वही। गुणन अक्ष की पोजीशन बदल गई। पहले गुणन अक्ष द्रव्यमान केंद्र से था तो जब गुणन त्रिज्या कितनी थी? L/2√3। अगर गुणन हमने खिसका करके यहाँ पहुँचा दिया, इसको खिसका करके यहाँ पहुँचा दिया, यानी सिरे पर पहुँचा दिया क्षण के, तो उसका गुणन त्रिज्या चेंज होकर कितनी हो गई? k L/√3। तो ये जो पॉइंट लिखा है गुणन त्रिज्या का मान गुणन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है ना? इस प्रकार से हम लोग गुणन त्रिज्या के बाद जा सकते हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कोई, मान लेते हैं कोई गोला है, ठोस गोला, अब ठोस गोला का कहा जाए ठोस गोले की घूर्णन त्रिज्या बताओ कितनी होगी? ठोस गोले की घूर्णन त्रिज्या बताओ कितनी होगी? तो ठोस गोला है और उसको वो व्यास के अनुदिश घूम रहा है, तो घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी? तो व्यास के अनुदिश जब घूमता है तो I की वैल्यू कितनी होती है बताओ?
आई की वैल्यू होती है जब इसका मास, अगर टोटल हम मान लेते हैं इस गोले का मास है m और त्रिज्या इसकी है r, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं। अगर ठोस गोला है, अगर गोला कैसा है, ठोस गोला है, तो जड़ आघूर्ण सूत्र निकाला गया था 2/3 2/5 2/5 mr² होता है। खोखले गोले 2/3 mr² होता है, तो 2/5 mr² ठोस गोला है तो जड़ उतना हो जाएगा। और ये होगा किसके बराबर, अगर हम गुणन त्रिज्या निकालिए तो इस पूरे गोले का द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर केंद्रित मान लो, पूरा मास कहाँ इकट्ठा है, यहाँ, जिसकी गुणन से दूरी कितनी है, k, दूरी कितनी है k। तो गुणन अक्ष से जितनी दूरी है उसका गुणा अगर मास के साथ करा दे, द्रव्यमान के साथ करा दे, तो जड़ निकल आता है दूरी के वर्ग का गुणा। तो इसका मतलब है आप लिख सकते हैं mk² = 2/5 mr²। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा और k² आ जाएगा 2/5 r², या k लिख सकते हैं √2/5 × r। ये इसकी गुणन त्रिज्या हो गई। तो गुणन त्रिज्या भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि उस अक्ष के परितः उस आकृति का कितना जड़त्व आघूर्ण है, ये हम लिख लेंगे और बराबर mk² कर देंगे और वहां से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो गुणन त्रिज्या का मान ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से गुणन त्रिज्या को हम समझ सकते हैं कि गुणन त्रिज्या क्या होती है, इसका क्या फार्मूला है, कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और उसके आज की क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।